इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इसी हफ्ते होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलने वाला है सरकार का तेवर और क्लेवर। मैदान में जल्द मोदी सरकार 3.0। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद तेज है, लेकिन इसमें नया पेच फंस गया है। एनडीए के अलायंस पार्टनर से बीजेपी की बातचीत जारी है और इसी वजह से लिस्ट भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पा रहा है। बातचीत पूरी होने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार का टाइम फिक्स किया जाएगा। मामला जेडीयू को लेकर फंसा है। जेडीयू 2 कैबिनेट और 2 एमओएस चाहती है, जबकि बीजेपी 1 कैबिनेट और 1 एमओएस पद देना चाहती है। इसी हफ्ते मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार होना है और मंत्रिमंडल में वैकेंसी तो करीब 27 मंत्रियों की है, लेकिन इस विस्तार में 20 नेताओं को जगह मिलने की खबर है। मंत्री पद के दावेदारों में कई नाम चल रहे हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील कुमार मोदी और सर्बानंद सोनोवाल जैसे हेवीवेट नेम शामिल हैं। तो मनोज तिवारी, हिना गावित और राहुल कासवान जैसे युवाओं के नाम भी इसमें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में कर्नाटक के कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को हैरान करने वाले उमेश जाधव को और उनको हराने वाले उमेश जाधव को भी जगह मिल सकती है। कर्नाटक से दूसरा नाम है लिंगायत समुदाय से आने वाले शिव कुमार उदासी या वी.आई. राघवेंद्र जैसे किसी एक को जगह मिल सकती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, जो दिक्कत आ रही है, जो पेच फंसा है, वो जेडीयू के साथ बताया जा रहा है, क्या उसमें दिक्कत आ रही है? किस नाम को लेकर दिक्कत हो रही है? जी अमित, निश्चित तौर पर जो आला सोर्सेज हैं ये बताया था कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। वो शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें प्रमुख वजह यह है कि सहयोगी दल जो कि जेडीयू है, उसके साथ बातचीत अभी किसी निर्णायक नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है और जेडीयू के आला सूत्रों का यह कहना है कि उनकी डिमांड है कि कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस होना चाहिए और इस हिसाब से जेडीयू को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि केंद्र में जब वो शामिल हों तो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से जो एक मैसेजिंग की बात होती है, वो मैसेजिंग वो अपने स्टेट में दे सकें, अपने दल के लोगों को दे सकें और इसलिए 2 कैबिनेट और 2 एमओएस की डिमांड है। और जबकि जेडीयू के सोर्सेज का ये कहना है कि उन्हें जो ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफर है 1 कैबिनेट मंत्री और 1 एमओएस का, और ये ऑफर वो स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इन 2 नेताओं को वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजे हैं, किस 2 जाति के लोगों को वो भेजे, फिर बाकी के लिए पॉलिटिकल मैसेजिंग खराब हो जाएगी। इन सारी वजहों को देखते हुए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा पेच है, क्योंकि अगर सहयोगी दल जेडीयू इस विस्तार में शामिल नहीं होता है तो जाहिर तौर पर गठबंधन को लेकर बीजेपी के लिहाज से एक खराब मैसेज आएगा। पहले ही आप देखें कि शिवसेना, अकाली दल जैसे दल अलग हो चुके हैं, ऐसे में जेडीयू भी जो कि बिहार में साझेदार है और अब अगर केंद्र मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार भी शामिल नहीं होती है तो निश्चित तौर पर गठबंधन की छवि को लेकर बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल रहेगा। और उस लिहाज से अब ये बातचीत जारी है। जब तक ये बातचीत पूरी नहीं हो जाती तब तक शपथ के लिए जो 7 तारीख पहले मुकर्रर की गई थी वो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अमित, तो जैसा कि आपने बताया कि जेडीयू की वजह से पूरी की पूरी ये पेंच फंसी हुई है, जहां पर डिमांड किए जा रहे हैं कि 4 उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि ऑफर किया जा रहा है 1 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 राज्य मंत्री का। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, क्योंकि लगातार कोशिश तो ये होगी कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल आए। देखिए, अंतिम तस्वीर तो तभी सामने आएगी जब मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अभी दिल्ली के पावर कॉरिडोर में कुछ नामों पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। इनमें कौन कौन से नाम इधर आपको बताते हैं तो आप समझ पाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी बिहार से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश, नारायण राणे एक्स सीएम है महाराष्ट्र के, अनुप्रिया पटेल जो यूपी से आती है, इसके अलावा प्रतिमा मुंडे भी हैं और साथ में मनोज तिवारी का नाम चल रहा है, अश्विनी वैष्णव है, शांतनु ठाकुर बंगाल से आते हैं और साथ ही दिलीप घोष अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के, इसके अलावा आरसीपी सिंह जो जेडीयू से हैं, लल्लन सिंह जेडीयू से इनका नाम चल रहा है और संतोष कुशवाहा ये भी जेडीयू से नाम है और साथ ही आप देख रहे हैं कुछ महिला चेहरों का नाम है और लद्दाख के जो यहां पर सांसद है उनका भी नाम सामने आया। उमेश जाधव जिन्होंने हराया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के हेवीवेट को, उनको भी जगह मिल सकती है। तो ये जो वो चेहरे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, आपको बता दें, इन चेहरों को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे नाम युवा चेहरे हैं, जैसे कि जो नामग्याल हैं ये लद्दाख के सांसद हैं और इसी तरह से कुछ और भी है युवा चेहरों को यहां पर जगह दी गई है। यह विस्तार पहले ही हो चुका होता, लेकिन बीच में कोरोना महामारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार के जो कई मंत्री हैं उनके पास
एक से ज्यादा मंत्रालय, देखिए जैसे पीयूष गोयल रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, एक साथ तीन ये मंत्रालय संभाल रहे हैं, जिसमें रेल मंत्रालय भी काफी बड़ा है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय इनके पास, दूरसंचार मंत्रालय है, आईटी मंत्रालय, इनके पास भी एक से ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि दूसरे जो नेता हैं जैसे कि नितिन गडकरी, इनके पास रोड ट्रांसपोर्ट है, एमएसएमई भी इनके पास है, तो ये भी बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रालय इनको देखने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काम का बोझ भी काफी इन पर बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज इनके पास है, खाद्य प्रसंस्करण भी मंत्रालय इनके पास है, यानी फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी इनके पास है, ये पहले इनके अकाली दल के पास हुआ करता था। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि एनवायरमेंट से लेके उसके बाद आपके पास ब्रॉडकास्टिंग से लेके हेवी इंडस्ट्रीज भी इनके पास है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, अर्थ साइंस मंत्रालय भी है। तो देखिए एक एक मंत्री के पास तीन मंत्रालय यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए प्रहलाद जोशी, इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय भी प्रहलाद जोशी के पास है। तो एक मंत्री के पास जब एक से ज्यादा मंत्रिमंडल है तो काम का बोझ भी इन पर बढ़ जाता है। और मंत्रिमंडल विस्तार के फैसले से पहले प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स, साथ ही कई जगह पर मीटिंग्स का दौर चला, यानी कि एक तो हो गया प्रधानमंत्री आवास, दूसरा हो गया बीजेपी हेडक्वार्टर, लंबी यहां पर बातचीत चली है। 1.5 महीने पहले से मोदी की बैठक हो रही है, यानी प्रधानमंत्री मोदी 1.5 महीने से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। पीएम हाउस और बीजेपी मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर चलता रहा है। सरकार और संगठन के बीच कंसल्टेशन चला है कि किस हिसाब से मंत्रियों को चुना जाए। मंत्रियों से 2 साल की रिपोर्ट ली गई जो पहले से अभी काम कर रहे हैं, जो उनके पास मंत्री पद है। इसके अलावा अमित शाह, बीएल संतोष के साथ 13 घंटे की एक मैराथन मीटिंग चली थी 2 दिन तक, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और 3 लोग थे, अमित शाह गृह मंत्री, बीएल संतोष जो कि संघ और साथ ही साथ संगठन और पार्टी के बीच तालमेल रखते हैं, उनके साथ लगातार 13 घंटे 2 दिन शनिवार और रविवार को मीटिंग हुई है। और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां चुनावी एक्शन तेज हो चुका है। परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन के लिए टीम आज से 4 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में यह टीम घाटी में जाके अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगी, जिसमें सियासी पार्टियां भी होंगी। बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 नेता इस डिलिमिटेशन जो मीटिंग होने जा रही है परिसीमन में, उसके साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, अभी तक उनका स्टैंड साफ नहीं हुआ है कि क्या वो डिलिमिटेशन को लेकर जो मीटिंग होने वाली है उसमें शामिल होंगे या नहीं। इससे पहले 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री ने दिल्ली और दिल की दूरी मिटाने पर जोर दिया था। उसके बाद अब परिसीमन आयोग की टीम घाटी के दौरे पर है, लेकिन इस दौरे से पहले कल श्रीनगर में गुपकार अलायंस के नेताओं ने भी मीटिंग की, और इस दौरान परिसीमन आयोग से मुलाकात पर अलायंस के पार्टनर्स में आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सबको अपना अपना फैसला खुद लेने की छूट मिली है। तो कश्मीर में चुनावी एक्शन तेज हो चुका है और आज से परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर दौरे पर है। यह दौरा परिसीमन आयोग की प्रमुख रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में हो रहा है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर रहेगा। यह दौरा प्रधानमंत्री की मीटिंग के 13वें दिन हो रहा है, और इस दौरान परिसीमन पर सियासी पार्टियों के संग बैठक भी होगी। बात करेंगे संवाददाता मंजूर मीर से। मंजूर, डिलिमिटेशन को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें एक स्टैंड क्लियर हो गया कि एनसी वाले मिलेंगे, लेकिन पीडीपी को क्या दिक्कत है? देखिए अमित, डिलिमिटेशन कमीशन की टीम जो है जम्मू कश्मीर के 4 रोज़े दौरे पर आज कश्मीर पहुंच रही है, और 4 बजे के आसपास जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मुलाकात जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के जो टीम है वो करेंगे। खास बात यह है कि 12 राजनीतिक पार्टियों में से 11 पार्टियों ने डिलिमिटेशन की जो कमेटी है उनसे मिलने की हामी भर ली है, और सबों ने अपने अपने डेलीगेशन के मेंबर्स को चुना है जो आज और कल उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन पीडीपी ने फिलहाल अपना रुख साफ नहीं किया है, क्या वो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरों से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस पर अभी किसी भी तरह से पार्टी की तरफ से कोई न स्टेटमेंट जारी हुआ है और ना ही कोई बयान उन्होंने अभी तक इस पर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 24 जून को हुई मुलाकात के बाद जो डिस्कस वहाँ पे इश्यूज किए गए थे, उनमें ये एक बहुत बड़ा इशू है डिलिमिटेशन को लेकर, जिसकी शुरुआत जो है आज से जम्मू कश्मीर में हो रही है, और आशंका जताई जा रही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो है वहाँ पर जाएंगे और डिलिमिटेशन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल
फिलहाल जो है पीडीपी के जवाब का इंतजार है, क्या वो इस डिलिमिटेशन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पीपुल्स अलायंस गुफ्का डिक्लेरेशन का एक हिस्सा है, उन्होंने 5 मेंबर्स की डेलीगेशन के नाम जो है जाहिर किए हैं और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरों से आज मुलाकात करेंगे और 5 बजे के आसपास जो है उनकी मुलाकात जो है वो तय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।